Hi. For full NCERT explanations, please subscribe the ह्यूमैनिटीज़ पढ़िए चैनल। तो शुरू करते हैं अभी हम लोग क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 2 दैट इज़ एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो टाइटल है चैप्टर का, इससे हम क्या समझते हैं कि एक एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। तो कौन से एम्पायर की बात हो रही है? रोमन एम्पायर की बात हो रही है यहाँ पे। एंशंट रोमन एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, कौन सा? यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। तो इसके सोर्सेस क्या हैं? हमें पता कैसे चला कि ये 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर फैला है? इसका हमें पता चलता है कुछ सोर्सेस से जो हिस्टोरियंस ने निकाले। उस जगह के कुछ रह गए थे पहले, कुछ चीज़ें रह गई थी, उन चीज़ों को डिकोड करके निकाला हुआ है। जैसे कि क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल रिमेन्स। टेक्स्ट के अंदर वो वाली चीज़ें आती है जो उस टाइम के जो लोग थे, कॉन्टेम्प्रेरीज जो थे उस टाइम के, उन्होंने लिखी थी ईयर टू ईयर बेसिस। अब एनुअली लिखी है तो इसका नाम भी एनाल्स है। ओके, हमें ये याद रखना है, ये एग्जाम्पल है टेक्स्ट का। देन कम्स डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स है मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर लीगल चीज़ें हैं जो उनके बारे में लिखा हुआ हो, साथ में कोई ऑर्डर दिए हैं किंग ने तो वो लिखा हुआ हो। तो ऐसे कहाँ कहाँ से मिलते हैं? एक तो इंस्क्रिप्शन से पता चलता है और एक पता चलता है पपाराय से। तो इसमें ये दोनों चीज़ें क्या है? इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं ना, कोई स्टोन है, बड़ा सा स्टोन है, उसको खुरीद के, उसको काट पीट के उस स्टोन के ऊपर कुछ खुरीद के कुछ एनग्रेव करके लिखने को बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। और यहाँ पर हमें इंस्क्रिप्शन मिले दोनों लैंग्वेज में, लैटिन में भी और ग्रीक में भी। और एक जो दूसरी है वो आती है पपाराय। वो क्या होती है? एक पपायरस नाम का एक प्लांट होता है, उस प्लांट को प्रोसेस करके एक पेपर जैसा कुछ बना देते हैं। अब उस पेपर के ऊपर उसके बाद में लिखा जाता है, और जो लोग लिखते हैं और जो जिन लोगों से हमें ये सब कुछ पता चला उनके पपायरोलॉजिस्ट्स बोलते हैं। अब ये जो पपायरस प्लांट था ना, ये इजिप्ट की जो नाइल रिवर है उसकी बैंक्स पे मिला है। तो हमें पपाराय का ढेर सारी जो पपाराय मिली है ना, वो कहाँ से मिली है? वो इजिप्ट से मिली है। और ये हेल्प करती है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट वगैरह और मटेरियल रिमेन्स। अभी हम मटेरियल रिमेन्स देखेंगे, उससे पहले मैं दिखाती हूँ कि ये एक पपाराय का एग्जाम्पल है। और ये पपायरस पौधा है, इसी को प्रोसेस करके एक पेपर की जैसा कुछ बनाया गया है जिसके ऊपर लोगों ने लिखा है। अब आते हैं मटेरियल रिमेन्स। मटेरियल रिमेन्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो उस टाइम पे बनाई गई थी वो छूट गई, जैसे कि पॉटरी हो गई, कॉइन्स हो गए, मोज़ैक्स हो गए। मोज़ैक्स क्या होते हैं? जैसे तारक मेहता देखा होगा सब लोगों ने, तो उनके सेंटर में या फिर जहाँ पे नोटिस बोर्ड है वहाँ पर क्या सिस्टम है, छोटी छोटी जो टाइल्स है ना, उससे कुछ ऐसे सुंदर से पैटर्न्स बनाए हुए हैं, ऐसे वेव जैसे, या कोई भी ऐसी जिसमें छोटी छोटी टाइल्स या कलरफुल स्टोन से हम लोग कोई पेंटिंग या कुछ ऐसा बनाते हैं, उसको मोज़ैक्स बोलते हैं। तो ऐसे वाली चीज़ें हमें बहुत मिली हैं यहाँ पर। साथ ही साथ जो रोमन एम्पायर की जो एंशंट बिल्डिंग्स थी वो मिली हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स के रिमेन्स मिले हैं। तो ये सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं ना उनकी डेली लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट कर पाते हैं। तो हमें रोमन एम्पायर के बारे में पता चलता है कुछ टेक्स्ट जैसे एनाल से, कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे इंस्क्रिप्शंस और पपाराय से, एंड मटेरियल रिमेन्स से। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो रोमन एम्पायर है उसकी ज्योग्राफी क्या है। देखो, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका के बीच में एक है सी, उसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। ये जो मेडिटेरियन सी है ना, इसके चारों तरफ, इसके ऐसे चारों तरफ जो भी इलाका था वो आता है किसमें? द रोमन एम्पायर में। और जो ये मेडिटेरियन सी था ना, इसको बोलते हैं द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। अब देखते हैं, नॉर्थ के अंदर इसकी बाउंड्री बनाती थी राइन और डैन्यूब रिवर। देखो, ये राइन रिवर जा रही है और यहीं से ये डैन्यूब रिवर जा रही है। तो ये जो दो रिवर्स थी ये नॉर्थ के अंदर बनाती है बाउंड्रीज। ऐसे ही ईस्ट के अंदर जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में यूफ्रेट्स नदी पढ़ी थी वो बनाती है। और साउथ के अंदर देखो, यहाँ पर जो नॉर्थ अफ्रीका के बाद में सारा डेजर्ट आ जाता है, तो ये जो डेजर्ट है ना ये बनाता था इसकी सदर्न बाउंड्री। और जो वेस्ट में जाते हैं तो वेस्ट में फिर अटलांटिक ओशन आ जाता है, तो अटलांटिक ओशन बनाता था इसकी बाउंड्री।
इसमें कौन कौन सी जगह आती हैं? देखो जैसे स्पेन हो गई, इटली, गॉल, ब्रिटेन, बल्कान्स, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है, ये पूरा का पूरा आता था किसमें? रोमन एम्पायर में। और यहाँ पर जो अफ्रीका के अंदर मोरक्को, न्यूमीडिया, त्रिपोलिनिया, साइरिनेशिया, एलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट, कार्थेज, ये सारी चीज़ें आ जाती थी। और एशिया के अंदर एंटियोक, डमास्कस वगैरह, यूफ्रेट्स नदी के, जैसे ये यूफ्रेट्स नदी है तो इसके वेस्ट में जो इलाका था वो था किसका? रोमन एम्पायर का। अब सिमिलरली जो ईरान है उस टाइम पे क्या हुआ कि दो पावरफुल एम्पायर्स थी। एक तो रोमन एम्पायर जो था वो था, और एक ईरान था। तो रोमन एम्पायर की हम लोगों ने जियोग्राफिकल कंडीशंस देख ली, एक्सपेंशन देख लिया उसका। अब हम देखेंगे ईरान का। जो ईरान है ना, वो जो कैस्पियन सी है, जो कैस्पियन सी है उसके सर्दन जो एरिया है ना वहाँ पर है। और यूफ्रेट्स नदी के इस तरफ का जो इलाका है ना, वो सारा का सारा ईरान के अंदर आता है, अरेबियन पेनिनसुला के अंदर का। और कुछ एक्सटेंड में, मतलब हिस्ट्री के कुछ कुछ टाइम पे उन्होंने कुछ पार्ट्स ऑफ अफ़गानिस्तान तक रूल किया था। तो ये हो गया ईरान का। अब देखते हैं ये दो मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स हैं। देखो, टू एम्पायर्स रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ द यूरोप, दैट इज़ नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। मतलब दो एम्पायर्स हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट यूरोप पे, नॉर्थ अफ्रीका पे और मिडल ईस्ट पे रूल किया था। और इन्होंने रूल कौन से टाइम पे किया था? हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, लाइक कौन से टाइम पीरियड की? तो ये उस टाइम पीरियड की बात हो रही है जब हुआ था जीसस क्राइस्ट का बर्थ जब हुआ था, और साथ ही साथ में 7th सेंचुरी, यानी 0 AD से लेकर 7th AD तक, 7th सेंचुरी तक इनका चला था क्या? रूल। कहाँ पे? नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप एंड मिडल ईस्ट। और ये दो एम्पायर कौन से थे? रोम एंड ईरान। अब दो एम्पायर थे, दोनों पावरफुल एम्पायर हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट में हैं, तो ये क्या होंगे? राइवल्स होंगे। अब जैसे ये राइवल्स हैं, बट ये राइवल्स का आपस में लाइक इनके वॉर वगैरह होते रहते थे, बट ये दूर थे, मतलब किसी एक जगह से डिवाइडेड थे। वो कौन सी थी? जो यूफ्रेट्स रिवर थी ना, जैसे जैसे ये यूफ्रेट्स नदी है तो इसके साथ साथ में कुछ एरिया, कुछ स्ट्रिप ऑफ लैंड थी, उससे ये लोग डिवाइड होती थी। यानी इस तरफ का ईरान हो गया एंड इस तरफ का रोमन एम्पायर हो गया। और ये जो एक दूसरे से लड़ाई करते रह रहे थे जब तक इनका एम्पायर चल रहा था। और ये जो जगह है ना, ये दो मोस्ट पावरफुल दो एम्पायर्स, इनको चाइनीज़ लोग क्या बोलते थे? ताचिन। ताचिन का मतलब होता है ग्रेटर चाइना। अब आती है बात कि रोमन एम्पायर है उसके कितने फेजेस थे। लाइक हम लोग ऐसे हड़प्पन के बारे में सोचते हैं तो भी हम लोग सोचते हैं प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, तो वैसे ही इसके कितने फेजेस थे? तो रोमन एम्पायर के ना दो फेजेस थे। कौन कौन से? एक तो अर्ली रोमन एम्पायर और एक था लेट रोमन एम्पायर। अब हमें कैसे पता चला कि अर्ली रोमन एम्पायर है वो कितने टाइम तक है, लेट रोमन एम्पायर है वो कितने टाइम तक है? वो पता चलता है हमें 3rd सेंचुरी क्राइसिस से। क्या हुआ? जब रोमन एम्पायर चल रहा था तो बीच में 3rd सेंचुरी के अंदर कुछ बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस होने लगे, और उस चेंजेस से हमें पता चलता है वो जो क्राइसिस आए थे, कुछ मुश्किलें आई थी कंट्री में, उसके बाद का जो टाइम था उसको बोलते हैं लेट रोमन पीरियड। अब इन दोनों के बीच में कुछ डिफ्रेंसिएशंस है, वो जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे। बट कुछ का मैं कुछ कुछ बता देती हूँ जो हम आगे क्या क्या देखने वाले हैं। देखो, जो अर्ली रोमन एम्पायर था ना, वो उसको एक तो उस टाइम पे उसको एस्टेब्लिश किया गया था, लाइक एस्टेब्लिशमेंट की उसके जस्ट बाद का जो पीरियड था उसको अर्ली रोमन एम्पायर बोलते हैं। साथ ही साथ में इस टाइम पे स्टेबिलिटी थी इस एम्पायर के अंदर, शांति थी, पॉलिटिकल शांति थी, लोगों के बीच में रायोट्स नहीं हो रहे थे, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा था और बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह बनाई जा रही थी, अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, रोडें बनाई जा रही थी, कैनाल्स बनाए जा रहे हैं, लाइक अच्छा खासा एक जो संपन्न एम्पायर हम बोल सकते हैं वो था अर्ली रोमन एम्पायर। फिर 3rd सेंचुरी क्राइसिस आई, और लेट रोमन एम्पायर में क्या हुआ कि कुछ क्राइसिस आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए, और जो लोग थे उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए, और आसपास के जो दूसरे एम्पायर्स थे उनके साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए। साथ ही साथ में जो बाद के राजा थे, जो बाद के सक्सेसर्स थे, वो भी कमज़ोर थे, और जब किसी जगह का राजा कमज़ोर होगा तो उसके पास वाला एम्पायर उन पर हमला करने की सोचेगा। ऐसे ही एक्सटर्नल इन्वेजन्स हुए अलग अलग जगह से,
और साथ ही साथ में फिर फाइनली क्या हो गया, जो लेट रोमन एम्पायर था वहाँ पर स्प्लिट हो गई, यानी वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो था वो अलग अलग हो गए। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, एक शॉर्ट समरी थी जो मैंने अभी बताई है। देखो, अब जो दो पावरफुल एम्पायर्स थे, एक तो रोमन और एक ईरानियन, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस थे वो हम देखेंगे। देखो, जो रोमन एम्पायर था ना उसमें डाइवर्स कल्चर और एथनिसिटी थी, यानी कि वहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो अलग अलग कल्चर के थे, वो अलग अलग चीज़ें फॉलो करते थे, अलग कपड़े पहना करते थे, उनके अलग कस्टम्स होते थे, अलग रीति रिवाज थे। बट जो ईरानियन जो है ना, वो वहाँ पर जो ईरानियन एम्पायर है ना वहाँ पर मेजरली दो डायनेस्टीज़ ने रूल किया, एक तो पार्थियंस और एक ससानियंस। अब क्या हुआ, जो ये पार्थियन और ससानियंस जो दो डायनेस्टी जिन्होंने रूल किया था, उन्होंने रूल कौन सी पॉपुलेशन पे किया था, मेजरली ईरानियन पॉपुलेशन पे किया था। तो यहाँ पर क्या है, उतनी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, यहाँ पर एक ही टाइप के लोग रहते थे। साथ ही साथ में जो रोमन एम्पायर है वहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लैटिन और ग्रीक काम में ली जाती थी। देखो, जो अपर क्लास थी ना वो क्या करती थी, वो पढ़ लिखना जानती थी। लाइक और भी लोग पढ़ लिखना जानते होंगे, बट जो अपर क्लास थी ना वो मोस्टली क्या करती थी, लैटिन और ग्रीक को ही काम में लेती थी। और स्पेशली जो ऐसे वेस्ट वाला एरिया है ना वहाँ पर तो लैटिन बोली जाती थी, और जो ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पर ग्रीक बोली जाती थी। लाइक एडमिनिस्ट्रेशन के काम पे ग्रीक काम में ली जाती थी ईस्टर्न साइड में, और वेस्टर्न साइड में लैटिन काम में ली जाती थी। ऑल्दो और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, बट ईरान में नॉर्मली क्या था, पर्शियन जो लैंग्वेज थी उसी का डोमिनेंस था। लाइक ईरान में डाइवर्सिटी बहुत कम थी, बी इट कल्चर, एथनिसिटी और बी इट द लैंग्वेज, यहाँ पर बहुत कम थी। अब रोमन एम्पायर में भले ही इतना सारा डाइवर्स कल्चर वगैरह कुछ भी था, जैसे अगर हम लोग इंडिया के एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे इंडिया के अंदर इतनी लैंग्वेजेस है, इतना कल्चर है, इतना डिफरेंस है, नॉर्थ साउथ में, ईस्ट वेस्ट में, सेंटर में, हर चीज़ में इतना डिफरेंस है, अलग कपड़े पहनते हैं, अलग खाना खाते हैं। वैसे ही भले ही इतने सारे लोग रहते बट है तो हम पूरी इंडिया का पार्ट है ना, हम पे एक ही कंट्री का हिस्सा है। वैसे ही ये लोगों के बीच में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, अलग लैंग्वेजेस थी, बट थे तो ये एक ही रूलर की सब्जेक्ट, एक ही रूलर की प्रजा थे ये सारे के सारे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डाइवर्सिटी। अब देखो, ये जो रोमन एम्पायर था ना इसको जो किंग एम्परर ऑगस्टस है उन्होंने एस्टेब्लिश किया था कब, 27 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट एरा जो था तब इसको एस्टेब्लिश किया था। किसने, ऑगस्टस से। ये ऑगस्टस है, ओके। इन्होंने 27 BCE में एस्टेब्लिश किया था किसको, रोमन एम्पायर को। और इनकी जो रिजाम है, इनका जो रूल है उसको प्रिंसिपेट बोला जाता है, ओके। प्रिंसिपेट में किसने रूल किया था, ऑगस्टस ने, और एस्टेब्लिश की थी 27 BCE में। जो ऑगस्टस थे ना पूरे एम्पायर में वही सोल रूलर थे, और साथ ही साथ में अथॉरिटी भी, सारी की सारी अथॉरिटी का जो सोर्स आ रहा था वो भी ऑगस्टस ही थे। अब मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है कि रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी वॉज ऑगस्टस, रियल इसलिए बोला है क्योंकि लोगों को कहानी ऐसे सुनाई जाती थी, उनको फिक्शन ऐसा सुनाया जाता था कि जो ऑगस्टस है ना वो एक लीडिंग सिटीज़न है, वो भी आप लोगों की तरह ही सिटीज़न है, बस वो एक लीडर है, ताकि जो सीनेट थी, वहाँ का जो पार्लियामेंट था ना, सीनेट जो थी उसकी रिस्पेक्ट करी जाए। बट हकीकत में सारी अथॉरिटी इनके पास में ही थी। क्या हुआ, जब इन्होंने एस्टेब्लिश किया ना रूल, ये जो रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर से पहले क्या चीज़ थी, पहले हुआ करता था एक, देखो अभी इन्होंने एक एम्पायर बनाया, और उस एम्पायर बनाने से पहले यानी 27 BCE से पहले ही वहाँ पर रिपब्लिक थी। रिपब्लिक यानी लोग वहाँ पर कुछ लोगों को चूज़ करेंगे, और वो जो चूज़ करेंगे या जो सीनेटर्स हैं वो बहुत सारे लोगों को मिलकर डिसीजन लेंगे, कोई रूलर नहीं है। तो ये जो सीनेटर्स थे ना, ये जो पार्लियामेंट थी, इसको रिस्पेक्ट करने के लिए ऐसे कहा गया कि ये सिर्फ एक लीडिंग सिटीज़न है। अब देखो पॉलिटिकल प्लेयर्स कौन कौन से थे, यानी कौन कौन से लोग थे जिनकी वजह से जो वहाँ की पॉलिटी थी वो इन्फ्लुएंस होती थी, कहाँ की, रोमन एम्पायर की पॉलिटी में कौन कौन लोग थे जो अपना रोल प्ले करते थे अच्छा खासा। अब वो 3 लोग थे, कौन, एक तो रूलर जो है वो, एक जो पार्लियामेंट है उनकी सीनेट जो है वो, और एक आर्मी। अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं
सीनेट के बारे में देखो, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि सीनेट एक बॉडी है, एक पार्लियामेंट टाइप की एक बॉडी है। इट इज़ अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग द एरिस्टोक्रेसी। जो ऊपर के जो एरिस्टोक्रेसी नोबल लोग हैं ना, उनको रिप्रेजेंट करती हुई एक बॉडी है। एक बॉडी है जहाँ पर जो बड़े बड़े वेल्दी फैमिलीज़ है ना, रोमन और इटालियन डिसेंट की, यानी देखो ये जो सीनेट है इसमें कौन लोग आ सकते थे, इसमें आ सकते थे जो वेल्दी लोग हैं, और वेल्दी फैमिलीज या तो रोमन डिसेंट की थी या फिर इटालियन डिसेंट की थी। जो इटालियन वाले जो लोग थे ना वो ज़्यादातर ज़मींदार थे। ओके, तो ये जो वेल्दी फैमिलीज थी ना ये बनाती थी एरिस्टोक्रेसी, और बहुत सारे एरिस्टोक्रेट जो लोग बैठ के मीटिंग करते थे, देश के बारे में सोचते थे, उस जगह को बोलते हैं सीनेट। तो सीनेट की बॉडी थी जो एरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती थी। अब ये जो एरिस्टोक्रेट लोग हैं, जो सीनेटर्स हैं ना, इन्होंने हिस्ट्रीज लिखी हैं, मतलब इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं जिनके बारे में किंग कैसा था, किसने कैसा रूल किया, कहाँ पे लड़ाई हुई, क्या बात का पता चलता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है। ओके, तो ये लोग उस राजा को कैसा समझते थे हिस्ट्री में इन्होंने वैसा ही बताया है। अब जो राजा थे ना, हो सकता है राजा भले ही बहुत अच्छा हो, उसने लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए हो, बट ये जो सीनेटर्स थे ना, इनके साथ में हो सकता है कि उसने अच्छा बिहेव नहीं किया हो। तो इन्होंने अपनी हिस्ट्रीज जो इन्होंने जो किताबें लिखी थी ना अपनी, उन अकाउंट्स के अंदर उन्होंने उस राजा को ब्रूटल बताया। यानी जो सीनेटर्स थे ना वो किंग्स को, जो रूलर्स थे उनको जज करते थे। किंग्स वर जज्ड ऑन हाउ दे बिहेव्ड विद द सीनेटर्स। ओके, नेक्स्ट कम्स द आर्मी। आर्मी क्या थी? देखो पुराने ज़माने में हम लोगों ने ये चीज़ बहुत देखी होगी कि क्या होता था, कहीं पे वॉर होती थी तो लोगों को पकड़ के लिए आए कि भाई तुम सब लोग इस वॉर में पार्ट लोगे, ज़बरदस्ती लेकर आ गए उनको। ये ऐसी वाली जो आर्मी होती ना, इसको बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्टेड। और ये वाला जो सिस्टम था ना वो था ईरान के अंदर। ओके, बट जो अपनी रोमन एम्पायर की जो आर्मी थी ना वो पेड तो थी, उसको पैसे मिलते थे, और वो प्रोफेशनल आर्मी थी। ऐसे ही ज़बरदस्ती पकड़ के लाए हुए लोग नहीं थे, उनको पैसे दिए जाते थे और वो प्रोफेशनल आर्मी थी। और ये जो लोग थे ना आर्मी के अंदर, जो सोल्जर्स थे, वो अप टू 25 ईयर्स वहाँ पर जॉब करते थे, अपनी आर्मी के अंदर वो करते थे। इनका डिफेंसिव रोल हुआ करता था। साथ ही साथ में जब ये रिटायर हो जाते थे तो उनको कुछ पेंशन बेनिफिट्स भी मिलते थे। और जो आर्मी है वो उस एम्पायर का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। यानी 4th सेंचुरी तक आते आते 6 लाख लोग जो थे वो आर्मी के अंदर थे। मतलब एक रोमन एम्पायर जो है उसमें इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन दूसरे किसी भी चीज़ का नहीं था जितना कि आर्मी का था। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, जैसे उसके अंदर 6 लाख लोग हैं, तो इसका मतलब कि इसके पास में पावर भी बहुत अच्छी खासी है। तो हमें देखने को मिलता है कि रोमन एम्पायर की जो आर्मी थी ना उसके पावर था। किंग का जो फेट है ना, किंग की कैसी दशा होगी उसको डिटरमाइन करने का पावर था किसके पास? आर्मी के पास में। और हमें कई बार देखने को मिला है कि जो आर्मी ना वो अच्छी सर्विसेज और अच्छी वेजेस के लिए, अच्छी कमाई और अच्छी सर्विसेज के लिए वो कई बार धरना प्रदर्शन कर देते थे, और कई बार तो ये क्या होता था, म्यूटनीज में बदल जाती थी। अब ये जो सेनेटर्स थे, देखो सेनेटर्स को क्या था कि अपने पास में पावर चाहिए थी, बट यहाँ पर आर्मी इतनी पावरफुल हो रही है तो जो सेनेटर्स थे ना वो आर्मी से डरते भी थे, साथ में उनको आर्मी से नफरत भी थी। क्यों? क्योंकि आर्मी जो है कभी भी एजिटेट कर सकती है, कभी भी म्यूटिनी कर सकती है। लाइक आर्मी एक सोर्स थी अनप्रेडिक्टेबल वायलेंस का, इसीलिए जो सेनेटर्स थे उनको आर्मी भी नहीं पसंद थी। अब नेक्स्ट जो अपनी आते हैं वो है रूलर। देखो ऑगस्टस ने एस्टेब्लिश कर दिया था, उसके बाद में क्या हुआ, ऐसे बोला कि जो सक्सेशन होगा ना, लाइक जो नेक्स्ट एम्पायर जो एम्परर बनेगा वो कौन बनेगा, या तो उसी फैमिली का कोई होगा वो बनेगा, या फिर अब उसी फैमिली का होगा वो कैसे बनेगा, देखो या तो वो नेचुरल हो सकता है, लाइक उसी फैमिली में जन्मा हो, या फिर उस फैमिली में उसको अडॉप्ट किया हुआ हो। तो 2 तरीके थे। देखो फैमिली बेस्ड डिसेंट होता था इसमें, या तो नेचुरल या अडॉप्टिव। अब अडॉप्टिव का हमें एक एग्जाम्पल मिलता है। जो ऑगस्टस थे ना उन्होंने एक को बच्चे को गोद लिया था, उसका नाम था टिबेरियस। जो टिबेरियस जो थे ना वो ऑगस्टस के अडॉप्टिव सन थे, और बाद में जाके रोमन एम्पायर के जो सेकंड रूलर बने ऑगस्टस के बाद में वो भी टिबेरियस ही बने थे। ऑगस्टस ने इनको इसलिए अडॉप्ट किया था ताकि जो सक्सेशन वाला जो मामला है ना वो आराम से शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। देखो ये जो है
ये है टिबेरियस, ये कौन थे? ऑगस्टस। ओके, मतलब यहाँ पर नॉर्मली शांतिपूर्ण ही सक्सेशन हो रहा था, कोई सक्सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, स्पेशली फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी के अंदर को किसी भी टाइप का सिविल वॉर वगैरह नहीं हो रहा था, एकदम फ्री थी, एक्सेप्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल ऐसा था फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में जहाँ पर जो राजा थे वो जल्दी जल्दी बदलते गए। वो कौन सा टाइम था? 69th, जो 69 ईयर था ना, जैसे जैसे अभी 2025 चल रहा है, वैसे जो 69th ईयर था ना, उसके अंदर क्या हुआ, 1 ही साल के अंदर 4 राजा बदली हुए थे। बाकी वो फ्री था, कुछ भी नहीं हो रहा था, फ्री फ्रॉम सिविल वॉर था। अब देखो, इसमें एक ऑगस्टियन एज की बात करी जाती है, वो टाइम जब ऑगस्टस था, यहाँ ऑगस्टस के आसपास वाली एज। क्या हुआ, पहले जो रिपब्लिक थी ना, उसमें कभी लड़ाई हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं सिविल वाले, कभी बाहर से आके कोई इन्वेड कर रहा है, कभी वो एक्सपेंड करने के लिए बाहर जा रहे हैं, वॉर वगैरह बहुत कुछ हुआ करता था। तो ऑगस्टस ने क्या किया, वहाँ पे पीस एस्टेब्लिश करी थी। तो ऑगस्टस का जो टाइम था, ऑगस्टियन एज थी ना, उसको रिमेंबर किया जाता है उसकी पीस के लिए। कोई एक्सपेंड नहीं कर रहे थे वो लोग, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी देखा ना कि मेडिटेरियन सी के आसपास का सारा इलाका रोमन एम्पायर में ही था। अब इतना बड़ा इलाका है, इसको और एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, और वो संभाल ही नहीं पाते, इसलिए वो नहीं कर रहे थे, कोई लड़ाई वगैरह कुछ हो नहीं रही थी, तो वो एक पीस की एज थी। फिर क्या हुआ, एक राजा थे ट्राजन नाम के, ये जो ट्राजन जो थे, इन्होंने क्या हुआ, एक ऑक्यूपेशन किया, यानी ये जो यूफ्रेट्स रिवर थी उसको क्रॉस करके आगे भी इन्होंने कुछ ऑक्यूपेशन किया। बट ये फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन किस लिए बोला हुआ है, क्योंकि इसके बाद में जो सक्सेसर्स आए थे ना, उन्होंने क्या किया, 113 या 117 CE के पास में उन्होंने क्या किया, इसको अबेंडन कर दिया। यानी इन्होंने जो ऑक्यूपेशन किया था, इधर जाके लड़ाई करके जो किया था, बाद में जो सक्सेसर्स आए थे उनको लगा कि हम लोग इसको मैनेज नहीं कर पा रही है, टेरिटरी बहुत ज़्यादा वास्ट होगी, तो उन्होंने इसको अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया वैसा का वैसा। तो ये फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन इन्होंने किया था एक। अब ऑगस्टियन एज में हम और किस किस चीज़ की बात करते, देखो, एक तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से फ्री थी, फ्री फ्रॉम द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वो बहुत अच्छा हो रहा था, उसको एक्सपेंड किया जा रहा था, नई नई चीज़ें बनाई जा रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे, तो वहाँ पे पीस मेंटेन थी। साथ ही साथ पे उस टाइम पे एक ट्रांजिशन हुआ था रिपब्लिक से एम्पायर का, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ये देखो, ये इतने सारे सोल्जर्स की पेंटिंग है ये, और ये वहाँ के जो रोमन एम्पायर के जो सीनेट थी ना, उसका सीन दिखाया हुआ है इस पेंटिंग के अंदर। अब देखते हैं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। देखो, ये मेडिटेरियन सी हो गया, इसके आसपास का सारा इलाका उनके पास में। अगर किंग यहाँ पर बैठ रहा है, रूलर यहाँ पर बैठ रहा है, तो यहाँ से टैक्स आना, यहाँ पर लोगों की क्या प्रॉब्लम है उसका ध्यान रखना, साथ में कोई इन्वेड नहीं करते उसका ध्यान रखना, इधर से हर चीज़ का। तो ये बहुत लंबे लंबे एरिया हो गए, तो यहाँ पर जो किंग था ना, वो करेगा कैसे, वो देखेंगे अभी हम लोग किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में। क्या हुआ, जो रोमन्स थे ना, रोमन्स ग्रेजुअली एक्सटेंडेड देयर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। जो रोमन लोग थे ना, उन्होंने धीरे धीरे अपना डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो था उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया अलग अलग पार्ट्स में। पहले एक ही जगह पर थे, फिर उसके बाद में जगह जगह से एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना डायरेक्ट इन्फ्लुएंस को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जो आसपास की जो कंट्रीज़ थी ना, जैसे ये तो पूरा इलाका उनका है ही है मेडिटेरियन सी के आसपास वाला, बट उसके पास में कुछ डिपेंडेंट स्टेट्स भी थे। वो कैसे थे, वो कि जो उन्हें कुछ, अगर कोई उन पर कोई हमला कर देगा तो उस पर भी वो, ये जो रोमन एम्पायर था इसी पे डिपेंडेंट थे। साथ में उन्होंने, ये जो राजा थे ना, इन्होंने जो रोमन एम्पायर के जो रूलर थे उनके सामने इन द सेंस ऐसा था कि वो उनको सुपीरियर मानते थे, लाइक उनकी सुपेरिटी जो थी उसको उन्होंने मान लिया था कि हाँ आप हमसे बड़े, हम आपके अंडर में हैं। तो ऐसे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हुआ, ये कुछ डिपेंडेंट स्टेट्स बन गए। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इन रोमन्स ने बढ़ाया ना, वैसे वैसे क्या किया, ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है ना, इनको भी खुद के अंदर मर्ज करते चले गए ये लोग। तो जब इन्होंने ये मर्ज कर लिया, नॉर्मली ये जो डिपेंडेंट स्टेट्स थे ना, ये ईस्टर्न पार्ट के अंदर ही थे, तो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया धीरे धीरे। यूफ्रेट्स जो नदी थी ना, उसके वेस्ट तक का पार्ट है ना, ऑलमोस्ट इन्होंने सारा एब्जॉर्ब कर लिया था, अप टू अर्ली 2nd सेंचुरी तक आते। अब ये जो इतना बड़ा पार्ट है, इसमें कुछ लोग हैं ना वो बहुत वेल्दी भी हैं, तो ये जो है
देखो, ये जो मैंने बताया था इसमें कुछ लोग वेल्दी हैं, इन्होंने इतना बड़ा पार्ट अपने अंदर कर लिया। तो ये जो कुछ डिपेंडेंट किंगडम्स थे ना ये ईस्टर्न पार्ट के, इनमें से कुछ कुछ किंगडम्स बहुत वेल्दी भी हुआ करते थे। उसका एग्जाम्पल मिलता है हमें एक हेरोड्स किंगडम से। जो हेरोड्स किंगडम था ना, जो हेरोड का साम्राज्य था, उसके अंदर क्या हमें पता चलता है कि उसके अंदर टैक्स में कितनी सारी 5.4 मिलियन दिनारी मिलती थी पर ईयर, यानी ऑलमोस्ट 1,25,000 किलो या पाउंड सोना मिलता था वहाँ पर। ओके, इतना ज़्यादा टैक्स मिलता था। तो ये बहुत रिच थे, और ऐसे उन्होंने बहुत सारे डिपेंडेंट किंगडम्स थे जिनको खुद के अंदर एब्जॉर्ब किया था। इसका मतलब वो बहुत रिच होने लग गए थे धीरे धीरे। देखो दिनारी क्या है, देखो डिनेरियस क्या है, एक रोमन सिल्वर कॉइन है जिसके अंदर 4.5 ग्राम की प्योर सिल्वर है। ये इनका कॉइन है, ये इनकी क्या है, मॉनेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। इसमें प्योर सिल्वर कितनी है, 4.5 ग्राम। अब क्या होता है, इतनी सारी टेरिटरीज होगी तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी कुछ चाहिए। इनसे हम लोग टैक्स कैसे लेंगे, इनके अंदर काम कैसे चलाएंगे हम लोग, इनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इनकी रक्षा कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या हुआ, ये जो सारी टेरिटरीज थी ना, इनको प्रोविंसेस के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया। यानी पूरी टेरिटरी को कुछ कुछ प्रोविंसेस के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया। और ये जो सारे प्रोविंस थे ना, ये टैक्स मतलब इन सब से टैक्स लिया जाता था एक्सेप्ट फॉर द इटली। जो इटली थी ना, इटली को प्रोविंस नहीं बनाया गया था और उससे शायद टैक्स भी नहीं लिया जाता था। देखो एक्सेप्ट इटली, जितना भी एरिया था ना, उन सबको क्या, इटली से डायरेक्ट टैक्स लेते थे वो लोग। जो राजा थे ना वो खुद ही टैक्स लेते थे। जो प्रोविंस थे ना, जैसे यहाँ पर राजा बैठता है तो इसके बाकी का जो इलाका है ना, यहाँ पर प्रोविंसेस बना दिए गए। और ये सारे जो प्रोविंसेस थे ना, ये टैक्स भी देते थे राजा को। और जो राजा का इमीडिएट एरिया है वहाँ पर राजा खुद डायरेक्ट टैक्स ले सकता था। तो इटली इन प्रोविंसेस का पार्ट नहीं थी, बाकी सारे जो टेरिटरी थी वो इन प्रोविंसेस का पार्ट थी। देखो अब इन्होंने इतना ऑब्जॉर्व कर लिया कि इनकी टेरिटरी बहुत ज़्यादा वास्ट और डाइवर्स हो गई। साथ ही साथ में उस टाइम पे इनकी पॉपुलेशन थी अराउंड 60 मिलियन। तो इतने सारे लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे हुआ वो अभी हम देखेंगे। एडमिशन हुआ कैसे, सिटीज़ के थ्रू। क्या हुआ, ये जो सिटीज़ थी ना, इन सिटीज़ के थ्रू गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल कंट्री साइड जो रीजन था वहाँ से टैक्स कलेक्ट किया, और टैक्स कलेक्ट करके उन्होंने एम्पायर की वेल्थ बढ़ाई। देखो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एक एम्पायर मान लेते हैं इसको। ये एम्पायर के अंदर ये जो मैंने मार्क किए ना, ये सारे के सारे प्रोविंसेस है। अब इन प्रोविंसेस के अंदर क्या है, ये जो पिंक वाला पोर्शन है ना, ये सिटीज़ है। देखो पूरा प्रोविंस ये हो गया और बाकी सिटीज़ हो गई, और बाकी जो ये ब्लैक डॉट्स जो बनाए हुए हैं, जो ब्लैक बनाए हुए हैं, ये कुछ विलेजेस है, कंट्री साइड रीजन है इस प्रोविंस का। तो एक प्रोविंस के अंदर क्या है, एक शहर है और बाकी छोटे छोटे विलेजेस है जो कि कंट्री साइड को बोलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या हुआ, इस सिटी के थ्रू ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। इस सिटी के थ्रू, इस सिटी के जो लोग थे, वेल्दी फैमिलीज वगैरह थी जो इन पे रूल करती थी, उनके थ्रू क्या किया, आसपास के जो प्रोविंस की कंट्री साइड के अंदर जो विलेजेस वगैरह थे ना, वहाँ से टैक्स वगैरह कलेक्ट करना शुरू किया। देखो अब जो रोमन एम्पायर था ना, रोमन एम्पायर की जो अपर क्लास थी, ये जो इन सिटीज़ में कौन टैक्स कलेक्ट करने में हेल्प कर रही थी, कौन कोलैबोरेट कर रही थी राजा के साथ में कि हम बाकी जो एरिया वहाँ से भी टैक्स कलेक्ट कर देंगे, वो कौन थे, वो कोई और नहीं बल्कि वो थे अपर क्लास। कहाँ के, रोमन के अपर क्लास थे। उन्होंने कोलैबोरेट किया स्टेट के साथ, किस लिए, टू एडमिनिस्टर एंड रेज टैक्स फ्रॉम देयर टेरिटरीज। अब ये जो अपर क्लास थी ना, ये ज़्यादातर जो ये अपर क्लास थी इसी ने सप्लाई करी थी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को क्या, वो वाली मतलब राजा को कौन सी चीज़ें सप्लाई करी थी इन्होंने, एक तो वो चीज़ें सप्लाई करी थी जिससे एक पर्टिकुलर एरिया को गवर्न किया जा सके, यानी मैन पावर हो गया, अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोग हो गए वो, और साथ में ये आर्मी को कमांड भी करते थे। मतलब जो आर्मी राजा के पास में पहुंचाई जाती थी उसके कमांडर भी ये लोग अपर रोमन अपर क्लास हुआ करते थे, और यही टैक्स भी कलेक्ट किया करते थे, एडमिनिस्टर किया करते थे, उस पर्टिकुलर एरिया को गवर्न किया करते थे, और आर्मी के कमांडर्स भी हुआ करते थे। तो धीरे धीरे ऐसे ही पहले जो पावर सिर्फ इटली के पास में थी ना, अब वो पावर शिफ्ट होते होते प्रोविंसेस के पास में भी चली गई।
अब नए एलिट्स आ गए थे। पहले तो क्या हुआ, सिर्फ एरिस्टोक्रेसी थी, जो सेनेटर्स थे, जो वेल्दी फैमिलीज थी, वही पावरफुल थी। बट अब क्या हुआ, जब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में अपर क्लास ने कोलैबोरेट किया ना, तो नई एलिट क्लास आ गई। और ये जो एलिट क्लास थी, ये किससे मिलके बनी थी? उन एडमिनिस्ट्रेटर्स से, और जो मिलिट्री को कमांड करते थे उन कमांडर्स से मिलके नई एलिट क्लास बन गई थी। और ये जो एलिट क्लास है ना, वो आगे चल के जो सेनेटर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। देखो कैसे होता था एडमिनिस्ट्रेशन, होता था सिटीज़ के थ्रू प्रोविंशियल कंट्री साइड के अंदर की जो टैक्स है उसको लिया जाता था। टैक्स लेने के अंदर कोलैबोरेट किया था रोमन अपर क्लास ने, ताकि वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, टैक्स ले सके। साथ ही साथ में इन्होंने सप्लाई की थी मटीरियल, इसलिए गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, और आर्मी का कमांडर की तरह धीरे धीरे पावर शिफ्ट हो गया इटली से बाकी प्रोविंसेस की तरफ, और नए एलिट्स सामने आए जो थे एडमिनिस्ट्रेटर्स और कमांडर्स, जो कि आगे चल के सीनेटर्स से भी ज़्यादा पावरफुल बनने वाले थे। अब क्या हुआ, एक आए कौन, एम्परर गैलिनियस। ये जो एम्परर गैलिनियस थे, ये इनकी फ़ोटो है, मतलब ये इनका स्टैचू है। तो एम्परर गैलिनियस थे, जो ये राजा था ना गैलिनियस, इन्होंने क्या किया, जो सीनेटर्स थे ना उनको मना कर दिया कि आप लोग आर्मी के अंदर सर्व नहीं करेंगे। ई फॉरबिड देम इन सर्विंग इन आर्मी, फॉरबिड टू सर्व इन आर्मी। तो उन्होंने मना कर दिया था कि तुम, जो सीनेटर्स को मना किया था, कि इनको सीनेटर्स को मना किया था कि तुम आर्मी के अंदर सर्व नहीं करोगे। और ये मना इन्होंने किया क्यों, मतलब क्या रीज़न था करने का? वो ये था कि ऑलरेडी उनके पास में सीनेट, अगर उनके पास में आर्मी का भी कंट्रोल आ गया, लाइक 3 पिलर्स थे, एक रूलर था और 2 ये थे, अगर ये 2 पिलर इनके पास में आ गए तो मेरी जो सत्ता है, मेरी कुर्सी को, तो मेरी तो राजा की कुर्सी को कभी भी खतरा आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, ये जो सीनेटर्स थे ना उनको मना कर दिया कि तुम लोग आर्मी में सर्व नहीं करोगे। ताकि क्यों, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंट्रोल ऑफ एम्पायर फॉलिंग इन देयर हैंड्स। अब इनको मना कर दिया तो इन्होंने क्या किया, जो नए एलिट्स थे ना, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स और कमांडर्स थे, मतलब सीनेटर्स को हटा के जो बाकी कमांडर्स थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे ना, उनको कंसोलिडेट किया, उनको बढ़ावा दिया, उनको उनके लिए सिस्टम्स बनाए ताकि वो मिलिट्री कमांड संभाल सके। तो एम्परर गैलिनियस ने क्या किया था, सीनेटर्स को मना किया था कि आप आर्मी में नहीं सर्व करोगे, और जो नए एलिट्स थे उनको आर्मी का कमांड सौंपा था। इटली का डिक्लाइन कैसे होता है, देखो फर्स्ट, सेकेंड और अर्ली जो 3rd सेंचुरी थी, देखो 27 BC के अंदर क्या हुआ था, इसका कंसोलिडेशन, एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद में पहली सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी और शुरुआत की जो तीसरी सेंचुरी थी ना, उसके अंदर क्या हुआ, जो आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा था। कौन से एरिया का, प्रोविंसेस का एरिया का। कब देखा था हमने, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि सिटीज़ के थ्रू एडमिनिस्टर कर रहे थे, तो वो जो प्रोविंसेस थे ना उनकी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन था वो इंक्रीज हो रहा था, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ रहा था। तो अब क्या हुआ, जो सिटीजनशिप थी ना वो सिर्फ इटली के पास में नहीं रही थी, वो बाकी जगह भी बढ़ रही थी। लाइक प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस के पास में भी चली गई थी, प्रोविंसेस भी वहीं के सिटीजन थे। साथ ही साथ में जब नए नए वेल्दी लोग आए वो भी धीरे धीरे करके सीनेट में पार्ट करने लगे। तो क्या हुआ, इटली का जो कन्फाइनमेंट थी ना कि इटली के अंदर ही सिटीजनशिप है रोमन एम्पायर की, वो नहीं रही बात, वो अब स्प्रेड होने लग गई थी। साथ ही साथ में क्या हुआ, अर्ली जो 3rd सेंचुरी थी ना, तब तक इटालियन ओरिजिन के जो सीनेटर्स थे ना उन्होंने डोमिनेट किया था किसको, सेनेट को। इटालियन ओरिजिन वाले जो सीनेटर्स थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे, ज़मींदार जो थे, उन्होंने डोमिनेट किया था 3rd सेंचुरी तक सीनेट को। बट इसके बाद में ज़्यादातर लोग कहाँ से आने लग गए थे, प्रोविंसेस से आने लग गए थे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे इटली का डिक्लाइन हुआ। अब ये जो डिक्लाइन था ना, ये पॉलिटिकल तो था ही क्योंकि सीनेट वाले जो लोग आ गए, और साथ में इकोनॉमिकल भी था क्योंकि अब टैक्सेस प्रोविंसेस से ज़्यादा मिल रहा था। तो इटली का दोनों टाइप का डिक्लाइन हुआ, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। अब इतनी देर से हम लोग सिटी कर रहे हैं, तो रोमन सिटी है क्या, रोमन सिटी का मतलब क्या, हम क्या समझते हैं उसने। देखो रोमन सिटी की डेफिनेशन क्या लिखी है, सिटी इन रोमन सेंस वॉज एन अर्बन सेंटर विद इट्स ओन मैजिस्ट्रेट्स। लाइक रोमन सेंस के अंदर सिटी एक अर्बन सेंटर थी जिसके पास इसके खुद के मैजिस्ट्रेट्स थे, सिटी की काउंसिल थी, और एक टेरिटरी थी विलेजेस की जो कि इसकी जुरिस्डिक्शन में आती थी। देखो ये एक सिटी है,
अब सिटी में क्या है, इनके खुद के मजिस्ट्रेट हैं, इनके खुद के जो जज हैं वो है, इनकी सिटी की काउंसिल है एक जिसमें लोग आ रहे हैं सिटी के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। साथ ही साथ में इसके आसपास की टेरिटरी में कुछ विलेजेस है जिसके ऊपर ये सिटी कंट्रोल करती है, इनका ज्यूरिस्डिक्शन है। तो इस वाले जो अर्बन एरिया ना, ये इसको बोला गया है रोमन सेंस में एक रोमन सिटी। अब इन्होंने क्या लिखा है, जो एक सिटी है ना वो दूसरी किसी सिटी की टेरिटरी के अंदर नहीं आ सकती। मतलब ये जो दो सिटीज़ की जो टेरिटरी है ये आपस में ओवरलैप नहीं करेंगी। ये जो सिटी है वो कभी भी इस सिटी की टेरिटरी के अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि इस सिटी का खुद का मजिस्ट्रेट है, काउंसिल है, इसके अंडर भी कुछ विलेजेस है। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये जो विलेजेस है ना, अगर एम्परर की कृपा रही इनके ऊपर और ये अच्छा कर रहे हैं इकोनॉमिकली, तो क्या होगा, ये जो विलेजेस है ना इनको भी प्रमोट करके सिटी बनाया जा सकता है। और जब सिटी बनाएंगे तो ये वाली जो सिटी है इसके अंडर नहीं रहेंगे, इसकी टेरिटरी में नहीं रहेंगे। और ऐसे ही हो सकता है अगर ये सिटी अच्छा नहीं करी तो इसको विलेज बनाया जा सके। कुछ सिटी के एग्जाम्पल्स है जैसे अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, कार्थेज, दमास्कस वगैरह वगैरह। अब सिटी में, चलो ये सिटी थी वो देख ली, अब सिटी में रहने के एडवांटेजेस क्या हैं, लोग सिटी में रहेंगे क्यों? वो इसलिए रहेंगे क्योंकि हमें कुछ लोगों के कुछ रिटन रिकॉर्ड से हमें पता चल रहा है जो सिटी थी ना उसमें फूड स्टोरेज का सिस्टम था। यानी अगर कभी काल पड़ गया या कोई फेमाइन या प्लेग वगैरह आ गई तो वहाँ पर फूड की शॉर्टेज है वो कभी नहीं होगी। फेमाइन के टाइम पर क्या हुआ, एक जगह पे ऐसे लिखा हुआ था कि जो सिटी के लोग हैं ना वो क्या करते थे, उनको आदत थी कि जैसे ही हार्वेस्ट हुई तो वो एक साल की क्रॉप अपने पास में स्टोरेज में रख लेते थे। वहीं जो रूरल एरिया था ना वहाँ वो लोग रखते नहीं थे ये अपने पास में। तो जब फेमाइन आया, ड्रॉट आई, तो क्या हुआ, सिटी थी, सिटी के पास में तो एक साल का खाना था बट इनके पास में नहीं था। इसलिए फूड शॉर्टेज की जो कमी है ना उसमें वो सिटी में नहीं आ पाती, इसलिए सिटी में रहना लोग ज़्यादा पसंद कर रहे थे। ये एडवांटेज था एक सिटी में रहने का। साथ ही साथ में वहाँ पर पब्लिक बाथ्स थे। देखो रोमन सिटीज़ थी ना उनका एक स्ट्राइकिंग फीचर था पब्लिक बाथ्स, यानी एक एरिया के अंदर बाथ्स बना गए, बड़े से स्विमिंग पूल टाइप के बाथ्स बना दिए, वहाँ पे लोग आते थे और नहाते थे बहुत सारे। देखो अब ये बहुत बड़ा एक फीचर था जो रोमन सिटीज़ थी ना उनका। तो एक ईरानियन रूलर थे, उन्होंने क्या किया कि अगर चलो रोमन सिटीज़ में ही है तो मैं अपनी सिटीज़ में भी बना लेता हूँ। तो उन्होंने ईरान के अंदर एक पब्लिक बाथ बनाया। बट वहाँ के जो क्लर्जी थी ना, यानी वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो ये पंडित वगैरह, यानी जो ये रिलीजियस जो लोग थे, उनकी तरफ से इस ईरानियन रूलर को क्या हुआ, एक बैकलैश मिली। उसको ना इनकी बुराई सुननी पड़ी कि आप अच्छे राजा नहीं हो, ऐसे कैसे कर सकते हो, आप ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो ईरान का कल्चर था, ईरानियन कल्चर के अंदर वाटर को सेक्रेड माना जाता था, और वहीं पे आपने तालाब बना दिया, उसमें लोग नहा रहे हैं, गंदा कर रहे हैं उसको, तो लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। साथ ही साथ में सिटी के अंदर जो लोग थे वो एंटरटेनमेंट को बहुत इन्जॉय किया करते थे। कैसे? देखो एक कैलेंडर मिला है, उस कैलेंडर के अंदर क्या है, ऐसे मेंशन है कि 176 डेज़ है साल के अंदर। उन 176 डेज़ के अंदर स्पेक्टेकुलर के डे थे, यानी उन 176 डेज़ के अंदर कुछ ना कुछ किसी ना किसी टाइप के शो हो ही रहे थे। यानी इनके लिए एंटरटेनमेंट इतनी बड़ी बात थी। देखो ये ना एक अखाड़ा टाइप का है, इसमें क्या होता था, सोल्जर्स वगैरह होते थे, वो लड़ते थे आपस में, या किसी ना किसी टाइप का यहाँ पर थिएटर वाला शो होता था, कुछ ना कुछ यहाँ पर होता था। ऐसे सेम ऐसे ही जो है ये जो अपना वर्ल्ड वंडर है, इसमें भी क्या होता था, इसके अंदर भी जो ग्लेडिएटर्स थे, जो सोल्जर्स थे, वो जो वाइल्ड बीस्ट थे उनके साथ में लड़ा करते थे, और लोग आसपास में बैठ के इनको देखा करते थे। तो इन्जॉयमेंट चाहिए था लोगों को, और ये हो गया एक पब्लिक बात का। देखो ये जो ऊपर की चीज़ें बनाई हुई ना इन पिलर की, ये तो बाद में बनाई गई है, बट इसके नीचे नीचे का ये जो पोर्शन ऑफ पब्लिक बात है ना, ये उसी टाइम पर रोमन जो लोग थे ना, रोमन सिटी का जो पब्लिक बात था, ये उस टाइम का ही बना हुआ है। अब थर्ड सेंचुरी क्राइसिस कैसे आ गए? देखो इतनी देर अपन ने अर्ली एम्पायर देख लिया, अब हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी के बाद में थर्ड सेंचुरी क्राइसिस क्या हुआ। देखो फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी जो थी ना वो पीरियड थी किसका, पीस का, प्रॉस्पेरिटी का और इकोनॉमिक एक्सपेंशन का। वहाँ पे पीस थी, शांति थी, लोग अमीर हो रहे थे और नई नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी। लेकिन बाई 2030 तक आते आते जो एम्पायर था ना वो मल्टीपल फ्रंटियर्स पे लड़ाई कर रहा था। ईरान ने हमला कर दिया था, उधर कुछ ट्राइब्स ने हमला कर दिया था। देखो कैसे,
फर्स्ट थे ससानियंस जो ईरान के अंदर आए थे, वो एक एग्रेसिव डायनेस्टी थी। ईरान के अंदर 225 के अंदर आए थे और विद इन 5 साल 2030 के आसपास उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था यूफ्रेट्स रिवर के डायरेक्शन में। और यूफ्रेट्स को क्रॉस करते ही क्या है, अपना रोमन एम्पायर है, तो उन्होंने उधर भी हमला कर दिया। तो ससानियंस के विरुद्ध ये लोग लड़ाई कर रहे थे ईस्टर्न बाउंड्री पे। और एक रॉक कट, फेमस रॉक कट इंस्क्रिप्शन मिला है, उसमें क्या लिखा है, वो 3 लैंग्वेजेस में लिखा है। और उसमें लिखा है कि शाहपुर फर्स्ट, जो ईरान के ससानियन राजा थे ना, उन्होंने जो रोमन एम्पायर की ईस्टर्न कैपिटल थी एंटियोक, उसको कैप्चर कर लिया था। और ऑलमोस्ट 60,000 रोमन एम्पायर की जो आर्मी थी ना, उसको हराया था, उसको मार गिराया था। साथ ही साथ में दूसरे फ्रंटियर पे क्या हो रहा था, जर्मेनिक ट्राइब्स थी, रेफर टू एज बारबेरियंस। देखो, जो रोमन लोग थे ना, वो जर्मेनिक ट्राइब्स के जो लोग थे उनको बारबेरियंस बोलते थे। तो जो राइन और डेन्यूब फ्रंटियर्स है ना, मतलब ये जो राइन रिवर है और फिर ये जो डेन्यूब रिवर है ना, इस साइड में लड़ाई कर रहे थे। देखो, यूफ्रेट्स वाली साइड में तो ऑलरेडी वो ईरान वाले कर ही रहे हैं, ससानियंस जो है, और इस साइड से कौन करने लगा है, ये जर्मेनिक जो ट्राइब्स थी, ये इनको क्या बोलते थे, बारबेरियंस बोलते थे। और इनके बहुत सारे इन्वेजन्स हुए थे 2033 से लेकर 2080 तक, बहुत सारे कंटिन्यूसली हुए थे। धीरे धीरे रोमन्स ने क्या किया, जो डैन्यूब रिवर के बाद की जो टेरिटरीज थी ना, उनको उन्होंने अबेंडन कर दिया। उनको करना पड़ा क्योंकि इतने रिपीटेड इन्वेजन्स हो रहे थे, तो एक ये क्राइसिस आ गया था। फिर क्या हुआ, रैपिड सक्सेशंस हो रहे थे। देखो, 25 एम्परर्स रूल्ड इन 47 ईयर्स। देखो, 47 ईयर्स के अंदर ऑलमोस्ट 2 साल एक राजा ने रूल किया होगा। तो इतनी जल्दी जल्दी सक्सेशन हो रहे थे, उसकी वजह से क्या, जो एम्पायर था ना, उस पर स्ट्रेन्स आए थे, उस पर ऐसे मुश्किलें आई ही जा रही थी चारों तरफ से। तो ये इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, 3rd सेंचुरी क्राइसिस। और इसके बाद में एम्पायर को हम लेट एम्पायर बोलते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर कैसा था वहाँ पर, देखो, न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा प्रिवलेंट थी। जो अडल्ट सन्स थे वो अपनी फैमिली के साथ में नहीं रहते थे। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर था, अगर कभी किसी अडल्ट ब्रदर को एक ही घर में रहते हुए, एक ही हाउस होल्ड शेयर करते हुए देख लिया था। और बाकी स्लेव्स थे, उनको अपनी फैमिली का पार्ट समझते थे। विमेन का स्टेटस क्या था, देखो, वो शादी होने के, देखो, जो विमेन थी ना, जो मैरिड कपल होता था, मैरिड जो कपल है वो एक फाइनेंशियल एंटिटी नहीं होकर 2 फाइनेंशियल एंटिटी थी। यानी जो विमेन है उनको जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़, इकोनॉमिक राइट्स वगैरह उनके पास में थे। कैसे, देखो, जो वाइफ थी ना, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करती थी, या वो हस्बैंड की अथॉरिटी पे नहीं चलती थी। वाइफ के पास में क्या था, प्रॉपर्टी राइट्स थे। अपनी जो नेटल फैमिली है, जहाँ से वो आई है, वो नेटल फैमिली है, उसके राइट्स वाइफ के पास में ही होते थे, उस वाइफ के हस्बैंड के पास में नहीं होते थे। साथ ही साथ में जो डाउरी थी ना, वो किसको दिया जाती, वो डाउरी थी, वो किसको दिया जाती थी, वो हस्बैंड को दिया जाता था जब तक शादी चल रही है तब तक। साथ ही साथ में जो वुमेन है वो अपने जो पिताजी की जो प्रॉपर्टी है उसकी वो हायर भी बन सकती थी, और पिताजी की मौत के बाद में उसकी इंडिपेंडेंट ओनर भी बन सकती थी वो। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैरिड कपल थे ना, वो एक फाइनेंशियल एंटिटी नहीं हो के 2 फाइनेंशियल एंटिटीज़ थे। अब जो वुमेन है उनकी शादी होती थी या तो लेट टीन्स में या फिर अर्ली 20s में, यानी कि 17 से लेकर 24 साल के आसपास तक इनकी शादी होती थी। वहीं जो आदमी हैं उनकी शादी होती थी ऐसे 27 से लेकर 34 साल के आसपास, यानी लेट 20s या अर्ली 30s में। इससे हमें देखने को क्या पता चलता है कि एज गैप था ना, वो था शादी के अंदर। अब एक की उम्र बड़ी है और एक की उम्र छोटी है, तो इसकी वजह से क्या होता था, डोमिनेशन होता था विमेन के ऊपर। ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस ही होती थी और डाइवोर्स लेना दोनों के लिए बहुत इजी था, बस इंटेंट बताना था एक नोटिस के अंदर कि हाँ हमें लेना है, आदमी या औरत कोई भी ले सकते थे। बट जो बिशप ऑगस्टीन है ना, उनसे हमें ये पता चला कि जो यहाँ की जो औरतें थी वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार बनती थी। ऑगस्टीन जो बिशप थे उन्होंने बोला कि मुझे याद है मैं छोटा था तब मेरे पिताजी मेरी मम्मी को बहुत पीटा करते थे, और साथ साथ में ऐसे निशान जो बाकी औरतें थी उस जगह की उनके हाथों पैरों पे भी देखने को मिल जाते थे। और जो बच्चे थे ना उनके ऊपर लीगल कंट्रोल फादर्स को हुआ करता था, इतना हुआ करता था कि वो ठंड के अंदर अगर बच्चे पसंद नहीं आ रहे थे उनको मरने के लिए भी छोड़ दिया करते थे। तो ये था फैमिली स्ट्रक्चर और वुमेन का स्टेटस।
अब देखेंगे हम लोग वहाँ की लिटरेसी कैसी थी। कैजुअल लिटरेसी का मतलब होता है, देखो कैजुअल लिटरेसी का मतलब होता है कि नॉर्मल डेली लाइफ में जितनी चाहिए ना, डे टू डे पढ़ाई लिखाई जितनी चाहिए, जितनी जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया या किसी सामान की रेट पढ़ ली या डायरी में कुछ लिखना है, तो ऐसी वाली जो लिटरेसी होती है कैजुअल लिटरेसी, डेली लाइफ में काम में आने वाली, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग थी। मतलब उसकी जो रेट थी वो वेरी करती थी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। दो का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। देखो पोम्पेई एक सिटी थी जो 79 जो साल था उसके अंदर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। उस इरप्शन की जो एशेज़ वगैरह थी उसके अंदर वो बरी हो गई थी। कौन सी? पोम्पेई जो सिटी थी वो। वहाँ पर हमें उसके एक्सकेवेशन से पता चलता है कि वहाँ पर जो लिटरेसी रेट थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ के वॉल्स पे एडवर्टीज़मेंट और ग्रेफिटी बनी हुई थी। देखो एडवर्टीज़मेंट लोगों को तभी समझ में आएगी ना जब वो लोग पढ़े लिखे होंगे, और वहाँ पर ग्रेफिटी बनी हुई थी यानी लोग वहाँ पर अच्छे खासे पढ़े हुए थे। एक ग्रेफिटी में लिखा हुआ था कि वॉल आई एडमायर यू फॉर नॉट कोलेप्सिंग इन द रूइंस, यानी दीवार, मैं तुम्हें मतलब ऐसे तुम्हारे बारे में मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ कि तुम जो है वो ऐसे गिरी नहीं, तुम्हारे ऊपर इतनी बोरिंग चीज़ें लिखी हुई है स्टिल तुम खड़ी हो, तुम गिरी नहीं। तो एक फ़नी सी ग्राफिटी लिखी हुई थी वहाँ पर पोम्पेई की वॉल्स में। जो इजिप्ट वाला शहर था ना, जैसे हमने देखा था कि नाइल रिवर के आसपास में पपायरस जो पौधे थे वो मिलते थे और वहाँ से बनाई जाती थी पपायराई। जो पपायराई थी ना वो हमें इजिप्ट से बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ अमाउंट के अंदर मिली है और अभी भी सर्वाइव करी है। बट इससे हमें एक चीज़ का पता चलता है कि जो पपायराई थी उसके अंदर जो लिखी हुई चीज़ें थी ना वो प्रोफेशनल स्क्राइब, प्रोफेशनल लोगों ने लिखी थी। तो इससे मैं पता चलता है कि लोग किसी दूसरे प्रोफेशन से लिखवा रहे थे, यानी वहाँ के जो कुछ लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो शायद यहाँ पर इजिप्ट में उतनी लिटरेसी नहीं रही होगी। अब दो सिटीज़ हमने देख ली। अब जो कुछ कुछ क्लासेस भी थी, जैसे डिफरेंट क्लास हैं तो इन डिफरेंट क्लास के बीच में भी वेरिएशंस थी लिटरेसी को लेकर। सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स या स्टेट मैनेजर्स जो थे ये अच्छे खासे पढ़े लिखे होते थे, इनमें लिटरेसी थी। बहुत कॉमन फीचर था इन लोगों का कि ये लोग पढ़े लिखे हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी, रोमन एम्पायर में कल्चरल डाइवर्सिटी थी वो बहुत सारे तरीक़ों से रिफ्लेक्ट होती थी। कैसे? उनके रिलीजियस कल्ट्स और लोकल डेटीज़ जो थे वो भी अलग अलग हुआ करते थे। उनकी लैंग्वेजेस बहुत सारी थी, प्लुरैलिटी ऑफ लैंग्वेजेस। उनके ड्रेस करने का तरीका, उनके कॉस्ट्यूम्स भी अलग थे, उनकी स्टाइल अलग थी, उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशंस अलग थे, साथ में वो अलग टाइप का खाना खाते थे, और उनके रहने करने के तरीके भी, पैटर्न ऑफ सेटलमेंट भी अलग अलग हुआ करते थे। अब देखो लैंग्वेजेस की बात आती है, जैसे इसी के अंदर डाइवर्सिटी में लैंग्वेजेस कैसे आई हैं। जो ईस्ट वाला रीजन था ना वहाँ पर अरमाइक जो लैंग्वेज थी ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। इजिप्ट के अंदर कॉप्टिक लैंग्वेज थी। नॉर्थ अफ्रीका में प्यूनिक और बैरबर जो लैंग्वेज है ये बहुत पॉपुलर थी। और स्पेन या नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है वहाँ पर सेल्टिक लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। बट ये जो लैंग्वेजेस थी ना ये ज़्यादातर बोली जाती थी, क्योंकि लिखने में तो हमने देखा था कि लैटिन और जो ग्रीक लैंग्वेज है उनका डोमिनेंस था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, या तो देखो ये कुछ लिखी जाती थी और इनको ये जो लिखी जाती थी इनको डोमिनेट कर लिया लैटिन और ग्रीक ने, तो अब वो लिखी नहीं जाती, अब वो सिर्फ बोली जाती है। या कुछ हैं जो अभी बोली जाती है बट बाद में उनकी रिटन स्क्रिप्ट आएगी, जैसे अरमाइक। जो अरमाइक ईस्ट में जो बोली जाती थी ना वो सिर्फ बोली जाती थी 5th सेंचुरी तक। उसको लिखने की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जाने लगी थी लेट 5th सेंचुरी के आसपास में। इजिप्ट की ऐसे ही ये 5th सेंचुरी के आसपास लिखी जाने लगी थी। और ऐसे ही जो कॉप्टिक है इजिप्ट में, तो कॉप्टिक लैंग्वेज के अंदर बाइबल का ट्रांसलेशन हो गया था 3rd सेंचुरी के अंदर ही। और जो सेल्टिक लैंग्वेज है ना स्पेन और नॉर्थ वेस्ट की, वो पहले लिखी जाती थी बट उसको लैटिन ने डिस्प्लेस कर दिया था अब लिखने में। तो ऐसे था डोमिनेंस लैटिन और ग्रीक का लिखने में, और बाकी जो लैंग्वेजेस थी वो बोली जाती थी। अब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सपेंशन कैसे हुआ, देखो ये जो रोमन एम्पायर था ना यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत अलग अलग टाइप की थी। इनके पास में अच्छे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, जैसे इनके पास में हार्बर्स थे, माइंस थी बहुत सारी, क्वेरीज थी, बैकयार्ड्स थे, ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रीज थी, अच्छा एग्रीकल्चर था। तो अच्छी खासी इनकी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होती थी अलग अलग टाइप की। अब उसके अंदर क्या हुआ, वीट, वाइन और ऑलिव ऑयल जो थे ना इनके अंदर ट्रेड और इनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता था, ग्रेट अमाउंट में होता था। किसका? वीट, वाइन एंड ऑलिव ऑयल का। और ये मेनली कौन से रीजन से आते थे? स्पेन, गैलिक प्रोविंसेस, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट एंड, देखो स्पेन से, नॉर्थ अफ्रीका से,
इजिप्ट से, इटली से, बस ये कुछ सिलेक्टेड रीजन है जहाँ से ये आते थे। मैप के थ्रू इसको याद करने की ट्राई करना। पर देखो वीट को तो चलो कट्टों में भर दिया, कपड़ों में भर दिया, कैसे भी भर के बेच दिया, बट वाइन और ऑलिव ऑयल को, ये लिक्विड है, इनको बेचने के लिए कुछ हमें चाहिए होगा। तो लिक्विड जो थे ना, जैसे कि ऑयल और वाइन, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था और स्टोर किया जाता था कुछ कंटेनर्स के अंदर। उन कंटेनर्स को एम्फोरे बोलते थे। क्या बोलते थे? एम्फोरे। देखो एम्फोरे इस टाइप के मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे जिनको बोलते हैं एम्फोरे। ये हमें बहुत सारे मिले हैं। ये इनके 2 हैंडल्स हो गए, या हमें उन पे भरते थे। और ऐसा एक पेंटिंग भी मिली है जहाँ पर एक स्लेव ने पोर कर रहा है वो ऐसे रोमन जो एम्फोरे हैं उनसे कुछ अपने मास्टर को। मतलब ढेरों सारे एम्फोरे के फ्रेगमेंट्स मिले हैं। मोंटे टेस्टेशियो जो रीजन है इटली का, वहाँ पर कितने ऑलमोस्ट 50 मिलियन ऐसे फ्रेगमेंट्स मिले हैं एम्फोरे के। अब क्या हुआ, जब इतने सारे फ्रेगमेंट्स मिले हैं तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने इनकी पढ़ाई करी और उनकी पढ़ाई से हमें ये पता चल गया कि कहाँ पे बने हुए थे, इनमें क्या चीज़ें रखी हुई थी, कहाँ से आए थे और कहाँ को जा रहे थे। ओके, तो हमें इतनी सारी चीज़ें इनसे पता चल गई। तो हमें पता चला कि इनके अंदर क्या हुआ, स्पेनिश ऑलिव ऑयल रखा हुआ था। स्पेन में जो ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस हो रहा था ना, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था इनके अंदर। देखो जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है ना, ये एक वास्ट कमर्शियल एंटरप्राइज बन गई थी 140-160 ईयर्स के अंदर। मतलब अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाने लगा था। ये ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी हुआ करती थी। क्या हुआ, स्पेनिश जो ऑलिव ऑयल है ना, उनको कंटेनर्स के अंदर कैरी किया जाता था जिनको कि ड्रेसल 20 बोलते हैं। देखो ड्रेसल एक आर्कियोलॉजिस्ट का नाम था, उसके ऊपर ये जो रोमन एम्फोरे वगैरह है इनका नाम रखा गया है ड्रेसल 20। ये जो ड्रेसल 20 थे ना, जिनके अंदर स्पेनिश ऑलिव ऑयल थे, यानी इन एम्फोरे में से एक जिसको ड्रेसल 20 बोलते हैं, वो बहुत मेडिटेरियन वाला जो रीजन था ना, उसकी बहुत सारी साइट्स पे उसके फ्रेगमेंट्स मिले। इससे हमें पता चलता है कि स्पेन से ये जो ऑलिव ऑयल है ये बहुत सारी जगह ट्रांसपोर्ट होता आ रहा था। जो स्पेन का जो ऑलिव ऑयल है ना, उसने कैप्चर कर लिया था मार्केट। पहले देखो इटालियन लोग थे, उनके पास में था ये मार्केट ऑलिव ऑयल का। अब इसके ड्रेसल 20 के जगह जगह होने से हमें पता चलता है कि स्पेन ने मार्केट अपने हाथों में ले लिया था इटालियन वाले लोगों से। और ये ले इसलिए पाए होंगे क्योंकि इनका ऑयल या तो अच्छी क्वालिटी का होगा, साथ में इनकी जो प्राइस है वो भी कम रही होगी। तो धीरे धीरे हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट रीजन्स कॉम्पिटेड फ्रॉम ईच अदर फॉर मार्केट कंट्रोल। जो अलग अलग जो रीजन थे, ये जो एम्पायर है इसके अंदर, ये जो अलग अलग रीजन थे, ये अब एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट करते थे मार्केट के कंट्रोल के लिए। अब क्या हुआ, जैसे इटालियन वालों को स्पेनिश वालों ने किया, मार्केट से हटा दिया, अपने इस पास में ले लिया। ऐसे ही क्या हुआ, जो स्पेनिश वाले जो लोग थे, स्पेन वाले लोग थे, उन्होंने उनसे रिप्लेस कर लिया नॉर्थ अफ्रीकन जो फार्मर्स हैं ना, उन्होंने 3rd और 4th सेंचुरी में। एंड सिमिलरली रिप्लेस कर लिया जो ईस्टर्न लोग थे, टर्की, सीरिया, फिलिस्तीन वाले जो लोग थे, उन्होंने ले लिया था ये अपने पास में 5th या 6th सेंचुरीज़ में। तो मार्केट एक से दूसरे रीजन, दूसरे से तीसरे रीजन के पास में जाया जा रहा था, वो उनके पास में कंट्रोल आया जा रहा था। अब ये जो मूवमेंट है ना, बिहाइंड दीज मूवमेंट्स प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिविजुअल रीजन्स रोज एंड फेल। देखो ये जो मूवमेंट है, यानी कभी इटली के पास में था, फिर स्पेन, देन नॉर्थ अफ्रीका, देन ईस्टर्न रीजन जो था। तो ये जो मूवमेंट है ना, प्रॉस्पेरिटी का जो मूवमेंट है, ये हमें बताता है उस इंडिविजुअल जो जगह है उसके इकोनॉमिक राइज और फेल के बारे में। और ये इकोनॉमिक राइज और फेल किस पे डिपेंड करता था? ये डिपेंड करता था कि वहाँ के जो लोग हैं वो प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनका तरीका कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, उतना कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, साथ में उसको ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हैं, कहीं वो स्पिलेज तो नहीं हो रही है, ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा पैसा तो नहीं लग रहा है, और इसकी क्वालिटी कैसी है, इन चीज़ों पे डिपेंड करती थी। अब फर्टाइल रीजन्स कहाँ पे थे? देखो अब एग्रीकल्चर करना है, वाइन वगैरह उगानी है, वीट उगाने, मतलब वाइन के लिए अंगूर चाहिए हमें, ऑलिव ऑयल के लिए ऑलिव के पौधे चाहिए, तो इनके लिए क्या हुआ, फर्टाइल रीजन्स चाहिए थे। ये फर्टाइल रीजन इटली में कहाँ पे थे? देखो इटली के अंदर कैम्पेनिया नाम की जो जगह है वहाँ पर थे, सिसिली के अंदर थे, इजिप्ट की फायून जो जगह है वहाँ पर थे, गैलीली बाइजेशियम जो है ट्यूनीशिया के अंदर उसमें थे, सर्दर्न गॉल और ब्रिटिशिया के अंदर थे। देखो
अब जो फर्टाइल रीजन है ना, इसमें वीट को कौन सी जगह थी जो एक्सपोर्ट करती थी? सिसिली और बाइजेशियम जो जगह है वहाँ से वीट एक्सपोर्ट होते थे, मतलब उस जगह पे वीट बहुत अच्छे मिलते थे। सिमिलरली वाइन कहाँ पे अच्छी मिलती थी? कैंपेनिया जो रीजन है इटली का, वहाँ पे वाइन अच्छी मिलती थी। एंड ऑलिव ऑयल मिलता था फंडी स्टेट्स में। फंडी स्पेन की वो पार्ट है, वो बड़े बड़े बागान और खेत हैं जो कि रिवर ग्वाडलक्विर जो है स्पेन की, उसकी बैंक पे ये फंडी नाम के स्टेट से लोकेटेड है, और यहीं से आता था क्या? ऑलिव ऑयल। देखो हमने कुछ पार्ट्स देखे, जैसे स्पेन का ये वाला पार्ट देख लिया ना, सदर्न वाला पार्ट देख लिया स्पेन का कि यहाँ से ऑलिव ऑयल आता था, तो ये बहुत रिच था। सिमिलरली इटली से गेहूँ वाइन्स वगैरह आ रही थी, तो ये रिच होनी चाहिए। बट ज़रूरी नहीं है कि ये सारे जो रीजन है यहाँ से आ रहा है तो पूरा मेडिटेरियन वाला पूरा जो रोमन एम्पायर है वो सारा का सारा अमीर है, ऐसा नहीं था। यहाँ पर भी कुछ स्टेट्स थे जो कि लेस एडवांस्ड थे, जैसे कि न्यूमीडिया। न्यूमीडिया एक नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है। न्यूमीडिया में क्या होता था, जो लोग थे वहाँ पर नोमैडिक कम्युनिटीज़ रहती थी, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होती थी। वो ज़्यादातर पेस्टोरल कम्युनिटीज़ थी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करती थी। ये जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी ना, इनके बीच में ट्रांस ह्यूमेंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। बट जब रोमन एम्पायर जो था वो एक्सपेंड हुआ, तब क्या हुआ, इनके ये जो नोमैडिक लोग थे इनके मूवमेंट के को कम कर दिया गया, और उनके मूवमेंट को एक तो कम कर दिया गया था और साथ में इसको रेगुलेट भी करने लगे। कैसे? कि तुम यहाँ पे नहीं जाओगे। देखो इंडिया के अंदर भी हुआ था ना, जब ट्राइबल लोगों को ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था कि अब आप इतना मूवमेंट नहीं कर सकते, आपको एक ही जगह पे सेटल होकर काम करना पड़ेगा। सिमिलरली ये जो नोमीडिया के ट्राइबल लोग थे, नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी, इनके साथ में भी ऐसा ही हुआ। देखो जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ है वो अपने हट के साथ में, एक हट हुआ करती थी इनकी, उस हट के साथ में ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। उस हट को बोलते मपालिया। ये जो मपालिया है ना, ये उसका डायग्राम है, ऐसी हुआ करती थी मपालिया हट उन लोगों की। जो सेकंड रीजन है वो है नॉर्दर्न स्पेन। देखो सदर्न स्पेन के अंदर ऑलिव ऑयल हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा रिच है, बट नॉर्दर्न स्पेन जो था वो इतना डेवलप नहीं था, इट वॉज लेस डेवलप। वहाँ पर सेल्टिक बोलने वाले पेजेंट्री रहा करती थी, और ये लोग हिल टॉप विलेजेस में रहा करते थे जिनको कसेला बोलते हैं। जैसे कासल होता है वैसे ही कासला हुआ करते थे। जो विलेजेस होते थे जो एक हिल के टॉप के ऊपर होते थे ना, उन विलेजेस को कासला बोलते थे, जहाँ पे सेल्टिक स्पीकिंग पेजेंट्री रहती थी नॉर्दर्न स्पेन की। अब साथ ही साथ में इनकी हम लोगों ने देख ली कि इनके जो ट्रेड थी वो कैसी थी। अब हम देखेंगे कि इनके इकोनॉमिक एक्सपेंशन में जो वाटर का जो पावर है ना, उसके भी अलग अलग टाइप के यूज़ थे, डाइवर्सिफाइड यूज़ थे। कैसे? वाटर को काम में लिया जाता था मिलिंग टेक्नोलॉजी में भी और हाइड्रोलिक माइनिंग में भी। हाइड्रोलिक माइनिंग में काम में लिया जाता था इसको, जो स्पेन की गोल्ड और सिल्वर माइंस थी ना उनके अंदर। देखो क्या होता था, वाटर को क्या करते थे ये लोग, इनके पास में बड़ी बड़ी मशीनरी तो थी नहीं चट्टानों को तोड़ने के लिए, तो क्या करते थे ये जो माइंस थी ना, इन माइंस के अंदर एक पानी की पतली सी धार को बहुत प्रेशर से छोड़ते थे, जिससे क्या होता था, वहाँ की जो जगह ना वो थोड़ी सी कट के आ जाती थी। फिर उसको कैसे जैसे करके साफ़ करके वहाँ से वो गोल्ड और सिल्वर ले लेते थे, क्योंकि उसके तो प्लेसेस डिपॉजिट्स होते हैं ना, वो तो मिट्टी की तरह बहती है। तो सिमिलरली वैसे ही ये लोग ले लिया करते थे हाइड्रोलिक माइनिंग के थ्रू स्पेन की सिल्वर और गोल्ड माइंस में। तो ये वाटर का यूज़ हो गया। साथ साथ में जो वहाँ के माइंस थी ना, उनके अंदर इंडस्ट्रियल स्केल थी, उनका उतना ज़ोर से उतना बड़ा प्रोडक्शन हुआ करता था, उतना हाई प्रोडक्शन हुआ करता था। उस लेवल का प्रोडक्शन अब जाके 1700 के आसपास में जाके मैच कर पाए थे हम लोग, यानी उस टाइम पे प्रोडक्शन की स्केल काफ़ी अच्छी थी। साथ ही साथ में इंडस्ट्री के साथ ही साथ पे अब आता है बैंकिंग नेटवर्क। देखो बैंकिंग नेटवर्क कैसे आता है, उस टाइम पे अच्छी कमर्शलाइज्ड और बैंकिंग नेटवर्क्स भी हुआ करते थे, जिससे हमें पता चलता है कि पैसों का मनी जो था उसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड था। तो ये कुछ हमने देख ली, बैंकिंग देखी, फिर बैंकिंग इंडस्ट्री, और जो पेस्टोरलिज्म था वो देखा, और देखा हम लोगों ने एग्रीकल्चर। अब हम देखेंगे वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल। जो स्लेवरी थी ना वो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड थी एंशंट रोमन वर्ल्ड के अंदर।
जो मेडिटेरियन और नियर ईस्ट वाला एरिया था ना, वहाँ पर स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी। इवन तो क्रिश्चियनिटी इमर्ज हो गई थी स्टेट रिलीजन के रूप में, बट क्रिश्चियनिटी ने भी ओपनली इस स्लेवरी वाले इंस्टीट्यूशन को चैलेंज नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सब उसको फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप उसको चैलेंज करोगे तो हो सकता है आप उतने बढ़ नहीं पाओ, और उनको बढ़ना था उस टाइम पे, तो इन्होंने भी इसको चैलेंज नहीं किया। कुछ रोमन राइटर्स थे, उन्होंने ऐसे बोला है कि स्लेव्स जो थे ना वो इन्वेस्टमेंट्स होते थे। कैसे? उन्होंने एडवाइस किया है फार्मर्स को कि ऐसी जगह पे स्लेव्स हैं उनको काम में मत लो जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा काम में लेने की ज़रूरत पड़े। डू नॉट यूज स्लेव्स वेयर टू मैनी माइट बी रिक्वायर्ड, यानी जहाँ पे बहुत सारों की ज़रूरत पड़े वहाँ पर स्लेव्स काम में नहीं लो। साथ ही साथ में ऐसी जगह पे भी काम में नहीं लो जहाँ पर उनकी हेल्थ है ना वो डैमेज हो सके, जैसे ऐसी जगह जहाँ पे मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, और वो मलेरिया का इलाज नहीं हो, मर पाए। अब ये जो थी ना वो एडवाइस, वो स्लेव्स थे उनके सिंपैथी के लिए नहीं थी, उनकी तरफ कोई सद्भावना की भावना की वजह से इन लोगों ने नहीं बोला था कि उनको ऐसी जगह पे काम में मत लो। उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो आपने जो पैसे दिए हैं, इसको ख़रीदा है, वो आपके ख़राब हो जाएंगे। तो ये सारे की सारी जो एडवाइस थी ना वो एक इकोनॉमिक कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड हुआ करती थी। अब स्लेव्स जो थे, स्लेव्स के प्रति लोगों का बिहेवियर कैसा था? जो अपर क्लास थी वो ऑब्वियसली ब्रूटली रहती थी, बट जो ऑर्डिनरी पीपल थे ना वो थोड़े बहुत उनके साथ में कंपैशनेट बिहेव कर लिया करते थे, कंपैशन से बात कर लिया करते थे। बाकी उनके साथ में ब्रूटल बिहेवियर ही होता है। स्लेव की ज़िंदगी कहाँ अच्छी होती है? देखो, अब देखो पहले वॉर होता था तो स्लेव्स जहाँ से लड़ाई करके आए वहाँ से लेते थे। अब क्या हुआ? वॉरफेयर कम होने लग गया, जो रीजन था वो पीसफुल बन गया, वॉर कम होने लगी, तो क्या हुआ? जो स्लेव्स थे ना उनकी सप्लाई भी कम होने लग गई, डिक्लाइन कर गई। जब सप्लाई ऑफ स्लेव्स डिक्लाइन हुई ना तो जो लोग थे उन्होंने दूसरे मेजर्स लेना शुरू कर दी। उन्होंने स्लेव की ब्रीडिंग करना शुरू कर दी, लाइक उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। लाइक जो मास्टर्स थे ना उन्होंने अपने मेल और फीमेल जो स्लेव्स थे उनको कहा कि तुम लोग बच्चे पैदा करो, इंटर्न जो बच्चे होंगे वो भी स्लेव बनेंगे, तो इनकी स्लेव की ब्रीडिंग करना उन्होंने शुरू कर दी, जैसे कोई जानवर हो। साथ ही साथ में चीपर सब्सटीट्यूट्स देखने लग गए, यानी अगर स्लेव नहीं मिल रहे तो उन्होंने कम तनख्वाह के अंदर जो वेज लेबर्स वगैरह थे उनको रखना शुरू कर दिया, या फिर फ्री लेबर को काम में लेने लग गए। देखो, जो पुराना समय था रोम का, एंशिएंट रोम थी, यहाँ पर फ्री लेबर भी प्रिविलेंट था। जो स्टेट का जो पब्लिक वर्क हुआ करता था उसमें कई बार लोगों को फ्री वर्क के तौर पे एज अ ड्यूटी ऑफ सिटीजन भी काम करना पड़ता था, तो वैसे फ्री लेबर काम में करने लग गए, स्लीव ब्रीडिंग या वेज लेबरर्स को रखने लग गए। अब जो स्लेव लेबरर्स हुआ करते थे ना वो वेज लेबरर्स हुआ करते थे उनसे ज़्यादा अमीर, मतलब जो स्लेव लेबर्स होते थे उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था? क्योंकि देखो वेज वालों को तो आज की जो वेज है वो दी थी, बट जो स्लेव्स है उनको आज का खाना भी देना पड़ेगा। वो बीमार हो गए तो उनकी मतलब उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेगी। तो स्लेव लेबर्स एक्सपेंसिव हुआ करते थे और उनकी उतनी उनकी केयर भी बहुत रखनी पड़ती थी, जो कि वेज लेबरर्स जो हुआ करते थे उनकी नहीं रखनी पड़ती थी। तो कभी कभी क्या होता था कि जो बड़े बड़े मास्टर्स है वो कुछ कुछ स्लेव्स को फ्री कर दिया करते थे, और ये जो फ्रीड मैन होते थे, यानी जो स्लेव्स जिनको फ्री किया हुआ, ये जो फ्रीड मैन हुआ करते थे, इनको क्या करते थे वो मास्टर्स कुछ कैपिटल देते थे, कुछ पैसा देते थे कि या तो जो मास्टर है उसका जो बिज़नेस है उसको चला, या फिर खुद का अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश कर ले। अब देखो, दो राइटर्स आए हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ बताया स्लेव के बारे में, या एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के को सुपरविजन के बारे में क्या बताया। देखो, एक थे कॉलुमेला थे, वो 1st सेंचुरी के राइटर थे जो कि साउथ ऑफ स्पेन से आए थे। इन्होंने रिकमेंड किया जो लैंड ओनर्स हैं उनको कि तुम है ना जो इम्प्लीमेंट्स और टूल्स है ना, एग्रीकल्चर वाले जो लैंड ओनर्स थे उनको कहा कि तुम टूल्स वगैरह इम्प्लीमेंट्स वगैरह है ना उनको दुगनी मात्रा में रखा करो, उनका एक रिजर्व स्टॉक रखा करो, ताकि स्लेव्स थोड़ा भी टाइम वेस्ट है ना वो नहीं कर पाए और जो प्रोडक्शन है ना वो कंटिन्यूस रह पाए। यानी अगर इम्प्लीमेंट ख़राब हो गया या उसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो उसको रिपेयर करने में जो टाइम वेस्ट करें ना वो बाद में करें, पहले दूसरा जो इम्प्लीमेंट है उसको लेके काम पूरा करें और वो बाद में खुद के टाइम पे रिपेयर करते रहेंगे उनको। यानी कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए रिज़र्व स्टॉक रखना है इम्प्लीमेंट्स और टूल्स का। साथ ही साथ में
वर्कर्स है ना, काम चोरी तो नहीं कर रहे हैं। उनके सुपरविजन के लिए क्या हुआ कि वर्कर्स को गैंग्स के अंदर या टीम्स के अंदर डिवाइड किया गया, 10-10 के ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया और बोला कि अब इनकी सुपरविजन होगी। लाइक कोई एक ग्रुप है कम काम कर रहा है और बाकी अच्छा काम कर रहे, तो हमें पता चल रहा है कि ये जो ग्रुप है इसमें जो वर्कर है ना ये काम चोरी कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रुप है विच इज़ नॉट पुटिंग दी इक्वल एफर्ट्स। ऐसे प्लिनी द एल्डर है, वो ऑथर थे नेचुरल हिस्ट्री के। तो ये वाले जो ऑथर है इन्होंने ये जो गैंग्स या ग्रुप रखे थे स्लेव्स के, इनको कंडेम किया था कि ये एक अच्छा तरीका नहीं है, ये गंदा तरीका है, ये सबसे बेकार तरीका है प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने का। क्यों? क्योंकि इनको बहुत गंदी तरीके से रखा जाता था, इनके चेन से बांधा जाता था इनको, तो इनकी जो कंडीशन थी ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि फ्रैंकिनसेंस की जो फैक्ट्रीज हुआ करती थी ना, देखो फ्रैंकिनसेंस क्या है, एक टाइप का रीज़न है जिससे सुगंधित चीज़ें बना करती थी। तो वहाँ की जो फैक्ट्रीज है ना, वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको एक तो एप्रन के जो वो पहनते थे उसके ऊपर सील लगाते थे, फिर उनको बोलते थे कि तुम मास्क भी पहन के रखो पूरे टाइम तक, ताकि कुछ गंदा सा तुम इनहेल नहीं कर लो, तुम्हारी तबीयत नहीं ख़राब हो जाए। सर पे जाली उड़ा के रखते थे कि सर के अंदर वो चीज़ नहीं घुस जाए, लाइक घुस जाए तो ठीक है बट तुम उस रेजन को लेके नहीं चल जाओ अपने घर पे या ऐसा कुछ, और जाते टाइम उनको अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते थे। तो ये सारी कंडीशंस थी ना, ये बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन थी, यानी ये बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस थी इन स्लेव्स के लिए। देखो ड्रैकोनियन मेजर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक राजा हुआ करता था ड्रैको नाम का। तो वो जो राजा था ना वो क्या करता था, उस राजा ने क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई छोटी भी बात होगी ना तो उस बात के लिए भी वो डेथ पनिशमेंट देता था। इसलिए जो ये हार्श मेजर्स वगैरह होते हैं ना इनको ड्रैकोनियन मेजर्स बोला करते थे। अब एग्रीकल्चर लेबर था ना उसको लोग पसंद नहीं करते थे। देखो कितनी गंदी हालत हो रही है ना, इनको चेन्स के साथ में रखा जा रहा है, इनको आराम करने का टाइम नहीं दिया जा रहा, तो इसलिए इनको पसंद नहीं करते थे। जो लोग थे ना उस एग्रीकल्चर लेबर को पसंद नहीं करते थे, पीपल यूज टू डिसलाइक इट। ऐसे ही एक एडिक्ट मिला है हमें 3rd सेंचुरी का, मतलब एक इंस्क्रिप्शन मिला है 3rd सेंचुरी का। उसमें ऐसे लिखा है कि जो इजिप्शियन पेजेंट्स थे ना वो क्या करते थे, अपने पूरे के पूरे विलेज को खाली करके चल जाते थे, पूरे डेजर्ट कर देते थे अपने विलेज को, यानी पूरे जो उनका विलेज था इजिप्शियन पेजेंट्स का उसको खाली करके चले जाते थे, ताकि उन्हें किसी भी टाइप के एग्रीकल्चर वर्क के अंदर इंगेज नहीं होना पड़े। सिमिलरली जो फैक्ट्री या जो वर्कशॉप के जो लेबर्स होते थे ना उनके लिए एक लॉ बना हुआ था, लॉ ऑफ 1938। मतलब एग्रीकल्चर वालों की कंडीशन तो ख़राब थी ही थी, फैक्ट्री वर्कर्स जो थे उनकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कैसे? फैक्ट्री के अंदर लॉ ऑफ 398 से क्या था, जो वर्कर्स थे ना उनकी ब्रांडिंग की जाती थी। ब्रांडिंग ऑफ वर्कर्स से ये मतलब है कि वर्कर्स है उनके ऊपर जो मास्टर है वहाँ का, फैक्ट्री जो ओनर है वो किसी भी टाइप की उनके ऊपर सील लगा देता था एक। उस सील से क्या होता था कि अगर वो कहीं पे भाग भी गए ना तो उससे वो पहचान में आ जाते थे कि ये तो आपके, फिर उनको वापस पकड़ा और उन पे काम पे लगाया। तो ब्रांडिंग ऑफ वर्कर्स अलाउ करते थे। साथ ही साथ में काम करवाने के एक और तरीके इन्होंने ढूंढ लिए थे, वो थे डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ थे ना, एम्प्लॉयर्स जो थे उन्होंने क्या किया, वर्कर्स के हाथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, और वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे कि ये जो वर्कर्स है ना ये हमारे डेब्ट के अंदर है, हमने इनको पैसे दिए इन्होंने चुकाए नहीं तो ये डेब्ट के अंदर है। इन कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता था कि टू इंश्योर टाइटर कंट्रोल ओवर देम, ताकि ये जो वर्कर्स हैं इनके ऊपर जो एम्प्लॉयर्स है ना उनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा टाइट रख सके। धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारी पुअर फैमिलीज ऐसी थी ना वो डेब्ट बॉन्डेज में ही चली गई ताकि वो सर्वाइव कर सके। लाइक उनके पास में पैसे तो थे ही नहीं, वो कितना चुकाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम आपके सर्विट्यूड में आ जाते हैं, यानी हम आपको सर्व करते रहेंगे बिना तनख्वाह के जब तक आपका ख़त्म ना हो। ऐसे ही इस बात का हमें पता कहाँ से चलता है, ये हमें पता चलता है ऑगस्टीन को कुछ लेटर्स लिखे थे उनके लॉयर फ्रेंड ने। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं ना उनको उनके पेरेंट्स बेच दिया करते थे 25 ईयर्स के ये डेप्ट बॉन्डेज या सर्विट्यूड के अंदर, तो क्या ये बच्चे फ्री हो जाएंगे उनके पेरेंट्स के मरने के बाद में? ऐसे करके हम कुछ ऑगस्टीन के लेटर मिले हैं, उन लेटर के अंदर हमें पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा गंदी कंडीशन थी ये डेप्ट बॉन्डेज वालों की भी। अब इन सब चक्कर में वर्कर्स ने भी क्या किया, अगर ये डेप्ट बॉन्डेज वगैरह रख रहे हैं
जिसकी वजह से पूरे गांव का गांव किसी इंसान के साथ में उसके कर्ज में आ रहे हैं। तो क्या हुआ, जूविश रिवोल्ट हुआ था 66 ईयर के अंदर, 66 सीई के अंदर। उसमें क्या हुआ, जो रिवोल्यूशनरी थे ना, उन्होंने जो मनी लेंडर्स वगैरह थे उनके जो बॉन्ड पेपर्स थे ना उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि लोगों को उनका अच्छा सपोर्ट मिले। अब उनके पास में बॉन्ड पेपर ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा है, तो वो किस बेसिस पे कह सकते हैं कि आपने हमसे पैसे लिए हैं। तो ऐसी कंडीशन भी आ गई थी जूविस रिवोल्ट जो हुआ था उसके अंदर। जो एंटाशियस नाम का एक राजा हुआ करता था, उस राजा ने क्या हुआ, एक सिटी बनाई थी 3 दिन के अंदर, दारा नाम की, ईस्टर्न फ्रंटियर था ये। उसके अंदर क्या हुआ, उसने बहुत सारे वर्कर्स को एम्प्लॉय किया था हाई वेजेस के ऊपर, लेट 15th सेंचुरी में। इसमें हमें पता चलता है कि वर्कर्स को है ना बहुत सारा पैसे का लालच देके भी उनसे फोर्सफुली काम करवा सकते थे। साथ ही साथ में इस चीज़ से हमें ये भी पता चलता है कि 5th सेंचुरी तक आते आते वेज लेबरर्स हैं, उन्होंने स्लेव्स की जगह लेना शुरू कर दिया था। यानी अब स्लेव्स उतने पॉपुलर नहीं थे जितने कि वेज लेबरर्स वो थे, वो पॉपुलर थे। तो इस वर्कर्स वाली कंडीशन में हमने कुछ चीज़ें देखी थी। देखो, सबसे पहले तो ये देखा कि क्रिश्चियनिटी ने कुछ नहीं किया, साथ में ये इन्वेस्टमेंट थे, बिहेवियर कैसा था, और डिक्लाइन हो गई तो लोगों ने क्या क्या किया, मतलब सप्लाई डिक्लाइन हो गई तो क्या किया, वेज लेबरर्स का क्या सिस्टम था, कॉलोमिला ने क्या क्या कहा, प्लिनी ने क्या क्या, एग्रीकल्चर लेबर थे वो क्यों नहीं पसंद करते थे उसको, फैक्ट्री वर्कशॉप लेबर की क्या कंडीशन थी, डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे थे, जूविश रिवोल्ट क्या थी, और एम्परर एनेस्टीशियस ने क्या कहा था। अब सोशल हायरार्की आ जाती है। देखो, कुछ सोसाइटी है जिसमें कुछ लोग ऊपर होते हैं, कुछ लोग नीचे होते हैं। ऐसे सेनेटर्स जो थे वो सबसे ऊपर आते थे। देखो, ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो सोशल हायरार्कीज और लेट एंटिक्विटीज़